नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल चैनल रिपोर्टर जी को। और रिपोर्टर जी पर एक बार फिर हम आपके साथ हैं हमारी खास पेशकश को लेकर, द ऑफिसर्स स्टोरी। और आज द ऑफिसर्स स्टोरी में हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं उनके नाम से खास तौर से वो लोग कांपते और घबराते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, यानी कि 2 नंबर की इनकम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हैं सीनियर IRS अधिकारी और प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर प्रताप सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के खास कार्यक्रम द ऑफिसर स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद राज वर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि ये आप लोगों की कहानी पर है ये पूरा शो, और मैं हमेशा जब भी जिस भी शख्सियत के साथ होता हूँ मैं ज़रूर ये सवाल करता भी हूँ और दर्शकों को और तमाम लोगों को भी बताता हूँ कि जो सफलता वो अभी देख रहे हैं, ये सफलता अचानक से नहीं मिलती है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और लगातार वो प्रयास, वो संघर्ष, उन चुनौतियों से निपटना पड़ता है, तब कहीं जाके ये सफलता मिलती है। तो जो आपका जो सफ़र रहा, आपकी जो जर्नी रही, वो किस तरह की रही सर? और क्या शुरुआत से ही आपने सोचा था कि एक दिन जो है एक बड़े अधिकारी के तौर पर जो इनकम में गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसने की जिम्मेदारी आप उठाएंगे? नहीं, देखिए राज वर्मा जी, लाइक पहले से तो कुछ इस तरह का मैंने सोचा नहीं था और लगता भी नहीं था। तो एक तो ईश्वर की बहुत कृपा रही है मेरे ऊपर कि मैं सोचता हूँ कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी आदमी एक अच्छे बड़े मुकाम तक नहीं पहुँचता। फिर ज़िंदगी में ना बहुत लोगों का एक सहयोग, मार्गदर्शन, दुआएं आपके साथ होती हैं। तो आपका हार्डवर्क तो होता ही है, परिश्रम होता है, बट आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, आपके टीचर्स की गाइडेंस, आपके टीचर्स की ब्लेसिंग्स। तो मेरे मामले में मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इस बात का बहुत क्रेडिट देता हूँ कि जो भी मेरी जर्नी में एक बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत करी मैंने, गांव से, जहाँ पहले छोटा भी स्कूल नहीं था और जो बच्चे थे बराबर के टाउन में जाते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे बरसात के टाइम में एक नाला था जिसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था, तो बरसात के टाइम में छोटे बच्चे नहीं जा पाते थे। तो उसके बाद छोटा सा स्कूल, जब मेरे पिताजी गांव के प्रधान बने तो एक छोटा स्कूल गांव में बना, वो 5वीं क्लास तक का। उसके बाद बराबर के स्कूल में टाउन में हम लोगों ने पढ़ाई करी। तो टीचर्स का शुरू से ही बहुत प्यार, स्नेह, गाइडेंस मेरे प्रति रहा, तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। उसके बाद ईश्वर की कृपा थी कि मैं IIT कानपुर जैसी जगह पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, और वहाँ भी प्रोफेसर्स का और मेंबर्स ऑफ फैकल्टी का एक बड़ा मेरे साथ में प्यार और स्नेह और रहा, एक विशेष उनके, और मुझे वो सब क्षण अब भी याद है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, वहाँ माहौल बहुत अच्छा था पढ़ने का। वो आज भी दुनिया का बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन है। वहाँ के बाद में फिर वहाँ मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला और मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, और ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ऐसा मौका मिला। मैं परीक्षा में सफल हुआ, और फिर मैं, जैसे मैंने दिल्ली से अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करी थी, फिर यूपी में काम किया, बेंगलोर में काम किया, मुंबई काम किया, फिर अभी यहाँ गुड़गांव में आया। और सर्विस के दौरान मेरे सीनियर्स का बहुत मुझे सहयोग, मार्गदर्शन और स्नेह मिला। उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनसे मैंने सीखा, बहुत क्लोजली उन्हें ऑब्ज़र्व किया। बहुत सारी गलतियाँ भी करी मैंने, जो शायद आज मुझे लगता है कि आई शुड हैव अवॉइडेड, बट गलती करने से आप सीखते हैं, जाहिर सी बात है, गलतियां होती रहनी चाहिए, लेकिन अच्छी गलतियां सीखें। उससे आगे बढ़ता है आदमी। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि किसी को भी गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं डिपार्टमेंट ने करी है, बेईमानों को तो डरने की ज़रूरत है सर। हम रात दिन वो प्रयास करते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोग स्वतः ही ईमानदारी से अपने आयकर की अदायगी करें, और हमें कुछ इस तरह का कोई एक्शन इंट्रूसिव नेचर का न लेना पड़े।
बट कुछ केसेस में इस तरह की हमारे पास सूचनाएं आती रहती हैं जिनका कि हम वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हमें लगता है कि इन केसेस में कुछ स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो ऐसा कदम भी कुछ केसेस में उठाया जाता है। एक गलतियों की बात कर रहे थे, शरारतों पे भी आते हैं सर, जो बचपन रहा, स्कूलिंग रही, कॉलेज में रहे, तो वहाँ किस तरह के स्टूडेंट, किस तरह के बच्चे थे आप? शरारतें वगैरह भी? हाँ, जैसे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लोग शायद उतनी मेहनत नहीं करते थे स्कूल के टाइम में जितना करना चाहिए था। और ये मुझे फील तब आया जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मुझे लगा कि शायद मेरा स्तर दूसरे बच्चों के बराबर नहीं है, स्टूडेंट्स के बराबर। और तब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में थोड़ा सा ठीक था, तब मुझे लगता था कि शायद मैं ठीक हूँ। बट जब अब एक बड़े इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और आईआईटी जैसी जगह पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि आपसे तो करीब करीब हर बच्चा बढ़िया है, बेहतर है। फिर आपको वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहती है। तो शायद मुझे लगता है कि स्कूल के पीरियड में मुझे और ज़्यादा मेहनत और काम करना चाहिए था, जो शायद मैंने नहीं किया। थोड़ा सा अब कमी पूरी कर रहे हैं आप, वो एक्स्ट्रा जो मेहनत करते हैं। वी यूज्ड टू फूल अराउंड, एक रहता है बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ लिया, बात कर रहे हैं, क्लास बंक किया, तो उस तरह की चीज़ रहती थी। बट टीचर्स का जो मैं कहूँगा कि बहुत मुझे स्नेह मिला, उनका अफेक्शन मिला, और वो कहीं ना कहीं मेरे कैरियर में बड़ा उसने अहम रोल प्ले किया। तो एक टीचर्स, एक मेरे सीनियर्स, कलीग दूसरे, सबसे सीखा मैंने। जो जूनियर है उससे भी सीखा, सीनियर हैं उनसे भी सीखा, ऑब्ज़र्व किया, क्लोजली साथ में काम किया, उन्हें फॉलो किया, वो कैसे डिसीजन मेक करते हैं, क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे करते हैं, और जो गलतियां हो जाती हैं उनसे भी सीखा। जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं ना कि क्या हम इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे। तो सर्विस के दौरान ऐसा किया। फिर अब हम थोड़े से सीनियर हो गए हैं अब सर्विस में, गवर्नमेंट में, तो हमारा काम है कि जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसे तैयार करना, जो लर्निंग है नेक्स्ट जनरेशन को पास करना। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में, और एक है ना कि भविष्य डिपार्टमेंट का और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी सेफ हैंड्स में आगे। और अच्छी बात है सर, आप जैसे जब ऑफिसर्स ये इस पद पर हैं तो जाहिर सी बात है न केवल डिपार्टमेंट की इमेज बेहतर है, और जो आपने एक बात कही, अच्छी बात कही कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत है? लेकिन हाँ, फिर वही है कि जो बेईमान है वो डरे भी। वो इसलिए डरे कि आप जो कर रहे हैं वो चोरी है, और बहुत बड़ी चोरी, और राष्ट्र को नुकसान जो है वो सीधा सीधा होता है, और उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। फिर आपकी खैर नहीं है, लेकिन आप अच्छे हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। जैसा आपने बताया, उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन लेकर आए हैं आप। एक चीज़ कहूँगा, जैसे टैक्सेस हैं, अब टैक्सेस पे जो अधिकार है, जो हक है, सिटीजन का है, लोगों का है। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, बट लोगों के भले के लिए कलेक्ट करती है। तो कोई भी आदमी अगर टैक्स की चोरी कर रहा है, ईमानदारी से टैक्स पे नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं देश के साथ, समाज के साथ, आम जनता के साथ, लोगों के साथ वो धोखा कर रहा है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जितना भी बनता है, मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा पे करिए, कि जो भी लेजिस्लेट बनता है, जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से और समय पर वो पूरा करें। और जो थोड़ी बहुत कंप्लाइंसेस होती हैं कि रिटर्न वगैरह फाइल करना है आपको, वो भी करें। उसमें प्रोसेस में जिस तरह की मदद होनी चाहिए हमसे, गवर्नमेंट से, तो वो सब मदद मुहैया कराई जाएगी। बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं और हम यहाँ पे भी लोकल लेवल पे कर रहे हैं। एक दौर रहता था सर, लोग परेशान होते थे कि रिटर्न भर रहे हैं, फाइलें लाइनों में, कतारों में खड़े हैं, दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, वो कहाँ तक सुधरी है? अब देखिए, अब जैसे आज की बात करें तो कहीं भी कतार नहीं होती। अब पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया। अब रिटर्न भरना है, ऑनलाइन है, 24/7, किसी टाइम रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, हैं, छुट्टी के दिन, लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, कभी फाइल करिए। एक तो ये किया है डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर से 5 है। हाँ, वैसा नहीं कि ऑफिस में आना है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। फिजिकल रिटर्न भरना, कंप्लायंस करना ख़त्म कर दिया, सब ऑनलाइन है। तो लोगों को ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन करने में भी हमने इस तरह की एक सुविधा करी है कि
कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अवेलेबल है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। आप जाएं तो जो भी रीजनेबली पढ़ा लिखा आदमी है तो उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। तो क्रेडिट कार्ड से टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग मैकेनिज्म के माध्यम से आप टैक्स की पेमेंट कर दीजिए। रिटर्न भरने में हम लोगों ने क्या किया है कि अब जो इनकम है आपकी वो मैप कर दी है परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ में। तो अब जैसे ही सिस्टम में लॉगिन करेंगे डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम आ जाएगी। सैलरी से इनकम, जैसे आप भी सैलरी एम्प्लॉयड हैं, मैं सैलरी एम्प्लॉयड हूँ, तो मुझे कितनी सैलरी मिली वो आ जाएगी। वो डेटा गवर्नमेंट के पास रहता है, ऑटोमेटिक आ गया, भरने की ज़रूरत नहीं। आपको बैंक से इंटरेस्ट क्या मिला वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, डिविडेंड क्या मिला वो, आपके रेंट की इनकम है वो आ जाएगी। तो कई एक बार जो 90-95% लोगों हैं तो उनकी जो डेटा फिल इन करना है वो पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आदमी को क्या चेक करना है कि ये मेरी सैलरी की इनकम है, ठीक है कि कोई छोटा मोटा वेरिएशन है इसमें। अगर ठीक है तो बस साइन करना उसे और सबमिट कर देना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो एक ये होगा रिटर्न फाइल करना, जो सिंपल रिटर्न है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और उसमें भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमारी हेल्पलाइन है, एडवोकेट या सीए के पास जाने की हाँ, उसमें ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी या बिजनेस के रिटर्न है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उसकी वजह ये है कि वो बहुत सारे बेनिफिट या क्लेम करते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, डिप्रिसिएशन लेना है, उन्हें कोई लॉस हो गया पिछले साल में, उसको नेक्स्ट ईयर में दे कैन सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम। तो वो सही तरीके से शेड्यूल में पर्टिकुलर कॉलम में भरना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर को जब इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं मिलेगी तो ठीक प्रोसेस नहीं करेगा। तो जो भी रिटर्न फाइल करते हैं वो प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो उसके लिए ठीक तरीके से भरना ज़रूरी है। तो उसलिए कभी कभी उन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। लेकिन जो बड़ी कंपनी है ना, उनमें ज़रूर अकाउंट्स फाइनेंस के आदमी रहते हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं हम लोग टाइम टू टाइम, और वो सीख जाते हैं। तो कई एक बार उन्हें भी ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मल काम के लिए। फिर कुछ जैसे हम असेसमेंट या रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं, उस टाइम पे ज़रूर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की या टैक्स एडवोकेट की लोगों को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है कि हम रिप्लाई कुछ क्वेरी करते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, देन दे नीड सम बिट ऑफ हेल्प। बट वो नंबर बहुत कम होता है, 1% के आसपास। सर एक सवाल है, फिल्मों में तो देखते ही हैं हम अक्सर कि ये तो चलिए ठीक है, अब आपके पास सारा डेटा ऑनलाइन है, सैलरी आया, पैसा आया, पेटीएम से किया, एटीएम से किया, बैंक अकाउंट से किया, आप सब पता कर लेंगे, तो पूरी नज़र है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये दूसरे वाला जो दीवारों में चिनवा देते हैं, पलंग के अंदर घुसा देते हैं, कहीं टॉयलेट में, कहीं फर्श के नीचे, तो उसको कैसे सूंघ लेते हैं सर? वो डिटेल कहाँ से आती है? अभी ना, पहले ये चीज़ें होती थी ज़्यादा, आजकल ऑफ लेट इस तरह की बात नहीं हो रही। तो उसके ना बहुत सारे वो रहते हैं, जैसे हमारे लोग हैं ट्रेन हो जाते हैं ओवर ए पीरियड टाइम। जैसे फ्लोर है, फ्लोर पे कुछ दिख रहा है कि कोई डिफरेंट तरह की टाइल है, या चल रहे हैं तो डिफरेंट तरह की साउंड आ रही है जो इंडिकेट करती है कि इट में भी हॉलो, यहीं पर माल है ऐसा। कभी कभी अंदर की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है कि इन्फॉर्मेंट है जिसने घर बनाया हो, पुराना एम्प्लॉई हो, सर्वेंट हो, तो उस तरीके से भी कुछ एक सूचना रहती है। तो हायर नहीं कर रखे हैं सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप जा रहे हैं कहीं गड्ढा अलग से खुदवाया जा रहा है? गवर्नमेंट के पास बहुत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, और फिर हम उसे वेरीफाई करते हैं। वैसे नहीं होता कि कहीं से आई और डिपार्टमेंट की कार्रवाई शुरू हो। तो हम देखते हैं, फॉलो करते हैं आदमी को। कुछ एक केसेस में उनके फ़ोन वगैरह भी टैप होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये आदमी एक्चुअली करता क्या है, कैसे करता है, नहीं अफेयर्स क्या हैं। उसके बाद में फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि इनके अगेंस्ट ये एक्शन करना है। और एक्शन के दौरान फिर बहुत सारी चीज़ वो रहती है, हमारे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। एक्शन के दौरान भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई फ़ोन करके कहेगा कि साहब इनका वहाँ भी है, वो भी देखिए, वो क्यों नहीं देख रहे आप लोग, उस जगह पे तो टीम पहुँची नहीं है आपकी, तो हम फिर वहाँ भी जाके देखते हैं। तो मोस्टली बट ड्यू प्रोसेस है। देखिए ये जो रेड वगैरह की कार्रवाई है सर्च की, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसके लिए जो ड्यू डिलिजेंस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है।
और सीनियर लेवल पे क्लियरेंस। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो किसी को नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, चले गए कि अच्छा भाई साहब तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, अब रेड करेंगे। उसका काफ़ी अच्छा ड्यू प्रोसीजर होना भी चाहिए। नहीं अच्छा है सर, बिल्कुल। एक सिविलाइज सोसाइटी में एक चेक और बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एक अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर, और उस तरह का रखा है। काफ़ी सीनियर लेवल का ऑफिसर उस मैटर को क्लियर करता है, प्रूव करता है कि हाँ दिस इज़ ए फिट केस। बीच में सर कुछ इस तरह के किस्से उड़ते थे कि किसी के यहाँ अगर रेड नहीं हुई इनकम टैक्स किया तो सोसाइटी में माना जाता था ये तो गरीब आदमी है, इसके पास तो कुछ है नहीं। तो कोई कभी कभार कोई आया आपके पास कि भाई साहब मेरे यहाँ ही क्या वैसे ही रेड कर दो, थोड़ा सा मेरा भी माहौल बन जाएगा? ये थोड़ी सी फिल्मी बातें हैं, ये हवा वाली बातें, ऐसे कोई नहीं आता। और देखिए क्या है, उसमें कार्रवाई के दौरान भी एक आदमी बहुत प्रेशर में होता है, उसे एक सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी, और थोड़ी सी सपोर्ट के भाई देखिए ये इनकम मिली है आपकी, या ये इन्वेस्टमेंट है जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, इतना टैक्स बनता है इसके ऊपर, इतनी इंटरेस्ट बनती है, और आप ये पे नहीं करते तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं ये भी बताना ज़रूरी होता है कि देखिए आपके अगेंस्ट में फर्दर क्या हो सकता है। और देखिए टैक्स पे करना था, आदमी को समझाना, आपने पहले नहीं किया तब पे करिए, कर दो, हाँ ठीक है ना, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट पे कर दो। तो पेनल्टी के बारे में कुछ गवर्नमेंट के प्रावधान है, थोड़ी बहुत एक लीनियंसी रहती है। अगर आदमी ऑनेस्टली ही कम्स फॉरवर्ड के साथ ये मेरा है, ऐसे है, और कोऑपरेट करता है डिपार्टमेंट के साथ में, तो गवर्नमेंट ने वो जो रूल है, लॉ है, काफ़ी अच्छा बनाया है, और अभी तक वो बैलेंस है, और टाइम टू टाइम हम उसमें सुधार करते रहते हैं। डिजिटल इंडिया ने तो बड़ा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट, क्लियर, क्लीन किया होगा सर। बिल्कुल। देखिए डिजिटल इंडिया एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पायनियर डिपार्टमेंट है डिजिटल टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में और अप्लाई करने में, फॉर लाइक ease of doing business and promoting like making compliance easy। तो हमने आई रिमेंबर अर्ली 90s में ये काम शुरू किया, और हम आज की बात करें तो करीब करीब सब फंक्शंस हमारे ऑटोमेटेड हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। वो परमानेंट अकाउंट नंबर है, उसे रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। अब हमने वो इंस्टेंट कर दिया, इंस्टेंट पैन कहते हैं, तुरंत मोबाइल के माध्यम से आपका आधार नंबर डालना, आधार से डाटा कैप्चर कर लेता है, वो फ़ोटो भी नहीं मांगता उस टाइम पे, बिकॉज आधार में सब चीज़ है, आपके बायोमेट्रिक्स है, वहाँ से वो डाटा कैप्चर करके आपका पैन अलॉट हो जाता है। फिर आप टैक्स पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, रिटर्न ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका रिफंड हम ऑनलाइन भेजते हैं, आपका कोई ग्रीवांस है तो ग्रीवांस आप ऑनलाइन रेज कर सकते हैं। फिर हमारी जो असेसमेंट की कार्यवाही, आपने फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बारे में सुना होगा, तो वो हम अब बिल्कुल फेसलेस वे में बिना बुलाए आदमी को ऑफिस में वो असेसमेंट की कार्यवाही करते हैं। अब बहुत कम ऐसे चीज़ होती हैं जिनके लिए हम एक्चुअली विजिट करते हैं या टैक्स पेयर को बुलाते हैं, तो उससे क्या उनका टाइम बचता है। कोशिश ये कि कंफर्ट देना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना, इजी करना, बिल्कुल बिल्कुल, एक मैसेज देना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सिर्फ आपके लिए है, बिल्कुल। और आपके साथ है। उससे क्या हुआ है कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी बहुत हुई है, तो हमारे जो टैक्स पेयर्स बेस है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी लगभग लास्ट ईयर की बात करें हम 22-23 की, तो 7.78 करोड़ हमारे टैक्स रिटर्न फाइल हुए, और उसमें अगर हम ये जोड़ देते हैं जो TDS वाले केसेस हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते बट जिनका TDS हुआ, तो ये फिगर लगभग 9 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। 9,000 करोड़ 9 करोड़ 140 करोड़ में काफ़ी अच्छा नंबर है। फिर टैक्स कलेक्शन हम लास्ट ईयर की बात करें तो 16,62,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 16 लाख करोड़ से ज़्यादा है उतना इनकम टैक्स का कलेक्शन। और अगर उसमें GST और इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह भी ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल कलेक्शन हमें लास्ट ईयर का कुछ 31 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उतना गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही है, और वो फिर टैक्स कलेक्ट होता है तो लोगों की भलाई के लिए यूज होता है, बहुत सारे काम में गवर्नमेंट कर पाती है। तो ये अच्छा हुआ जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी करी, कंप्यूटराइज किया, तो उससे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई।
और लोगों को अच्छा इसलिए लगता है कि अब बार बार कोई जाके उन्हें परेशान नहीं कर रहा कि कोई इंस्ट्रक्टर गया, कोई नोटिस भेजने गया। अब क्या सब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनके पास नोटिस चला जाता है, उनका जवाब भी ईमेल के माध्यम से आ जाता है ऑनलाइन। हम असेसमेंट करते हैं, जो कार्यवाही करते हैं वो भी ऑनलाइन मेल और इसके डिजिटल मीडियम के हिसाब से हो जाता है। तो अब उससे क्या है, लोगों का एक विश्वास, जो ट्रस्ट है टैक्स डिपार्टमेंट में, वो बढ़ रहा है। और हम इस चीज़ को, कार्यवाही को और अच्छा करते चले जाएंगे। रोबस्ट, जैसे जैसे लोगों के सुझाव हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से सिस्टम को और अच्छा और रोबस्ट करना। और आपके पास भी ऐसे कुछ सुझाव हैं तो आप जरूर बताएं। नहीं जरूर सर, और हम तो कहेंगे दर्शकों को कि जो लोग ये देख रहे हैं वो कमेंट्स करके अपने सुझाव दे सकते हैं। वो सीधा जो है सर के पास हमारी जिम्मेदारी है पहुंचाने की, क्योंकि अच्छी बात यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, इजी किया जा रहा है। और आपको ज़रूरत नहीं है कि ऑफिस आइए, कंप्यूटर मोबाइल से आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है जी। और जो पैसा आप दे रहे हैं वो आपकी ही सुविधा में, आपके ही इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके ही शहर को बेहतर बनाने के लिए सरकार इस्तेमाल करती है। जी सर एब्सोल्युटली। एक बार फिर वापस चलेंगे सर, जो सिविल सर्विसेज की तैयारियों का जो दौर था वो किस तरह का था सर? अब क्योंकि एक ये था कि बहुत कठिन रहता, और दूसरा इसमें एक और चीज़ समझना चाहूँगा, आपके दौर में और आज के दौर में वो सिलेबस में और बाकी सब चीज़ों में कुछ बदलाव हुआ है या वही सब चीज़ें चल रही हैं? नहीं, पहले और अब में थोड़ा सा चेंज किया है गवर्नमेंट ने। पहले क्या सिस्टम था मेरे टाइम में कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता था वो, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता था। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 मार्क्स का रहता था और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो 150 मार्क्स का रहता था। और दोनों के मार्क्स काउंट करके, ऐड करके वो प्रीलिमिनरी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, पहले लेवल का एग्ज़ाम है, वो होती थी। उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम था उसका पैटर्न पहले अलग था। जैसे अभी प्रीलिम एग्ज़ाम क्या हो गया है कि प्रीलिम में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, तो उन्होंने जनरल स्टडीज़ रखा है, खाली उसी के मार्क्स में मेरिट बनती है। और एक सिंपल उन्होंने एक एप्टीट्यूड काइंड ऑफ टेस्ट रखा है जिसमें मेंटल एबिलिटी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, इस तरह के जो बैंकिंग और दूसरी जगह पे एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रखा है। तो अभी जो जीएस का पेपर है बहुत टफ कर दिया प्रीलिमिनरी में, तो उसी में लोग पस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत रिस्की हो गया है। और इवन जो जनरल एप्टीट्यूड है वो भी काफ़ी टफ बना रहे हैं। तो प्रीलिम एग्ज़ाम में करीब करीब 10,000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। नॉर्मली यूपीएससी में सीट्स होती हैं 900 के आसपास, 850 900 उस रेंज में। तो हम 10,000 लोग प्री एग्ज़ाम से क्वालिफाई करके मेन एग्ज़ाम लिखते हैं। तो पहले मेन एग्ज़ाम में ऐसा था कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते थे, एक जीएस रहता था और एक लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग रहता था। ये स्ट्रक्चर थी। अभी उसमें फेरबदल करके क्या किया है कि जनरल स्टडीज़ का वेटेज बढ़ाया है और ऑप्शनल 2 की जगह 1 कर दिया। तो जनरल स्टडीज़ के अभी 4 पेपर हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। फिर उन्होंने एक एस्से का पेपर डाला। तो ये सब मिला के इनका पूरा मार्क्स करके वो फिर मेन का मेरिट बनता है, मेन एग्ज़ाम का। और इंटरव्यू का वेटेज बढ़ाया है। पहले इंटरव्यू हम लोगों के टाइम में 250 मार्क्स का होता था, अब 275 का किया है। तो जब एक बार उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये, जितना वैकेंसी है उसका लगभग 3 टाइम्स हम सेलेक्ट करते हैं मेन एग्ज़ाम में, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी रिगरस। किस तरह के सवाल होते हैं सर इंटरव्यू में? उसमें 3-4 कैटेगरी क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो आप जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या आपकी एजुकेशन हुई है तो उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। देन आप जिस जगह पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई करी है आपने, उस जगह की जियोग्राफी या कोई स्पेशल चीज़ है, उस जगह का सिग्निफिकेंस है, तो उसके बारे में पूछते हैं। देन उसके अलावा करंट इवेंट्स पे, करंट जो जियो पॉलिटिकल चीज़ें देश में विदेश में, वो सोशल चीज़ हो सकती हैं, पॉलिटिकल चीज़ हो सकती हैं जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो
उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि डेप्थ क्या है। फिर कुछ साइकोलॉजिकली कैंडिडेट को टेस्ट करते हैं। वो कभी कभी बहुत रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन, जैसे मुझसे पूछा गया ना कुछ जल्दी जल्दी पूछते हैं। जैसे मुझसे इंटरव्यू में याद आ रहा है कि जब तक मैं पहले क्वेश्चन के जवाब देता 3 क्वेश्चन पूछ लिए मुझे हैं इंटरव्यू बोर्ड ने, और वो वन लाइनर टाइप के थे। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट किया बोर्ड से कि सर कुड आई आंसर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कि हाँ, तो जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने कि हाँ ऑफ कोर्स। तो मैंने कोशिश करी। फिर वो उस तरह का किसी का आप जवाब नहीं जानते क्वेश्चन का, तो वो कुछ क्लू डालते हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ के बच्चा स्टेबल है कि नहीं, द कैंडिडेट ठीक तरीके से सोच पाता है कि नहीं। तो उस टाइम में थोड़ा सा आदमी को बहुत रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना। देखिए, जो इंटरव्यू लोग लेते हैं बहुत लर्नड लोग होते हैं, एक तो एज में काफ़ी बड़े, और अपने एरिया में बहुत एमिनेंट लोग होते हैं, तो उनके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते और गलत नहीं बोलना चाहिए। तो हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती तो हमें क्लियरली कहना कि सर ये चीज़ मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, ठीक है। और कभी कभी जस्ट एक मेंटली टेस्ट करने के लिए ना वो चीज़ पूछते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, डिलिबरेटली शायद वो चेक करते हैं कैसे रिएक्ट करता है कैंडिडेट। तो उस टाइम पे आपको ऐसे नहीं कि यू कैन फाइट विद देम या यू कन्फ्रंटिंग विद देम कि आप गलत कह रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ। उस चीज़ पे आपको बहुत पोलाइटली और ग्रेसफुली जवाब देना है कि सब हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक ना हो, बट जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मेरा ये इम्प्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है। तो देन ही अंडरस्टैंड कि ठीक ठाक है, बैलेंस है। तो उस टाइम पे ऐसा, और कभी कभी आप जो जवाब दे रहे हैं उससे भी कुछ चीज़ पकड़ते हैं। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहीं पे कह दिया देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। उन्होंने कहा जो अच्छी सी बात है हम कहते हैं। तो उन्होंने जो बोर्ड के मेंबर थे वो बोले कि देयर इज़ द डाइवर्सिटी एवरीवेयर, रिलीजन की है, कास्ट की है और like all kinds of things. Where is unity, you tell me? Where do you see unity in the country? अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैंने परमिशन बोर्ड से ली कि मुझे कुछ एक सेकंड सोचने का मौका। देन अच्छा बड़ा मुश्किल मुझसे निकल गया, बट देन आई रियलाइज ट्राई टू लाइक आंसर दिस थिंग कि सब जैसे फिल्म है, इंडियन फिल्म है, इंडियन म्यूज़िक है, वो कंटिन्यूटी है, वो साउथ में भी ऐसा ही है और नॉर्थ में भी ऐसा ही है। अब जो हिंदी फिल्म है, पीपल में नॉट अंडरस्टैंड हिंदी इन तमिलनाडु, बट हिंदी के गाने गाते हुए आपको मिल सकते हैं, उस तरह की चीज़ है। तो मुझे और थोड़ी सी 2-3 चीज़ कही थी कि जैसे हमारी यूनिटी पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जियोग्राफिकल यूनिटी है, वो उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया। बट ऐसे वो इंटरव्यू बोर्ड पकड़ता है, दे वेरी शार्प, वो देखते रहते हैं कैंडिडेट कहाँ। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे माहौल में इंटरव्यू होता है। और हमें ना जैसे एक बहुत बड़ा आदमी, बुज़ुर्ग आदमी, विद्वान आदमी है, लर्नड पर्सन है, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इंटरव्यू बोर्ड में उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये सबको समझनी चाहिए। अच्छा सर, एक चलते चलते 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, और कोई एक मैसेज जो आज का युवा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, किन बातों का वो ध्यान रखे, और दूसरा टैक्स से जुड़ी कोई बात रिपोर्टर जी के माध्यम से आप तमाम लोगों को बताना और कहना चाहें। देखिए, एक तो सिविल सर्विसेज के लिए जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, वो थोड़ा सा ये जहन में रखना ज़रूरी है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है और सफलता का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। तो लोग एक मेंटली अपने आप को तैयार करके बैठें, और एक लॉन्ग हॉल प्रोसेस है। अभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है, तो ये लंबी तैयारी मांगता है। बट इतना ज़रूर है, आप सफल होते हैं नहीं होते एग्ज़ाम के बाद में, आप यू विल एंड अप डूइंग समथिंग वर्थवाइल, क्योंकि इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो सिविल सर्विसेज में नहीं आते तो बैंकिंग में आएंगे, स्टेट सर्विसेज में आएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आएंगे, या और दूसरा काम है, आप कहीं प्रोफेसर बनेंगे, कुछ करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ में कैंडिडेट थे मेरे टाइम में, जो मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर थे, और उनका
सिलेक्शन नहीं हुआ, बट देन कुछ लोग अब्रॉड चले गए, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, कुछ एकेडमिक्स में हैं, अच्छा कर रहे हैं सब लोग। तो सिविल सर्विसेज इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, नॉर इट इज़ द ओनली कैरियर कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब तैयारी करें, अच्छी तरीके से करें, खूब मेहनत करें। सिलेक्शन नहीं होता तो मायूस ना हो, तो ये तो सिविल सर्वेंट्स को मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, टैक्स के बारे में मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा कि अपना टैक्सेस जो भी बनता है ईमानदारी से और टाइम पे गवर्नमेंट को अदा करें। उस प्रोसेस में जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आप हमें फ़ोन करें, आप हमें ईमेल भेजें, आप हमें पर्सनली भी आके मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक नीचे आयकर सेवा केंद्र है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो जिस तरह की मदद आपकी कर सकते हैं हम करेंगे। हम बीच बीच में पब्लिक के बीच में जाते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस के साथ में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में हम प्रोग्राम करते हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं। तो वहाँ भी हम बताते हैं कि टैक्स पे करना क्यों ज़रूरी है। इसके पे करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं टैक्स पे करने के, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देश निर्माण में टैक्स बड़ी भूमिका अदा करता है, तो उसमें भी आपका रोल आता है। तो एक आदमी को एक प्राउड भी फील करना चाहिए कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, और इससे बड़ी देश की सेवा मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और ये बेहद ज़रूरी है। और तमाम रिपोर्टर जी के जो दर्शक हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि टैक्स अपना ज़रूर जमा करें, क्योंकि देश की बढ़ोतरी में ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तभी आएगा। सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होना है, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर, आपने समय दिया, रिपोर्टर जी की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम पहलुओं पर, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी थी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से थी, और जो बदलाव आप लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किए हैं, जो इजी किया है, वो एक बेहतरीन पहल और कदम है सर। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया डिपार्टमेंट। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था सब काम हम शायद फिजिकल मोड में करते थे, और आज की तारीख ये है कि हम करीब करीब हर काम ऑनलाइन करते हैं। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारी CBDT, उनका काफ़ी बड़ा रोल है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब का एक लोग, और टाइम टू टाइम जैसे टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। टैक्स प्रोफेशनल्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो टैक्स सिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, और देश बदल रहा है, तो इस बदलते हुए देश के साथ आप लोगों का जीवन भी बदल रहा है। फिलहाल द ऑफिसर स्टोरी में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप हमें कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी सुझाव है तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, वो हम सीधा सर के पास भेजेंगे। और 2 चीज़ें और, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।